9 तारीख से। अभी हम लोग क्या करेंगे और उसके आगे भी हम लोग क्या करेंगे कि 2003 से लेकर के अभी तक सीजीपीएससी ने जितना पेपर लिया है उस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये कब तक करेंगे, जब तक क्लास लगेगी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? सीजीपीएससी ने सबसे पहले 2003 में परीक्षा ली, उसके पहले कोई पेपर नहीं हुआ। 2003 से लेकर के अब तक सीजीपीएससी ने जितने पेपर लिए हैं वो सारे पेपर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे एग्जाम की तैयारी होगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात की जो डायमेंशन होते हैं कि जब आप एक पेपर में सभी सब्जेक्ट के सवालों को एक साथ अप्रोच करते हो तो दिमाग उधर जाता है। अगर केवल पॉलिटी के सवाल बनाओगे तो आपका दिमाग रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, कहाँ, केवल पॉलिटी पे। तो अब हमको हिस्ट्री का भी सवाल बनाना है, ज्योग्राफी का भी सवाल बनाना है, साइंस का भी सवाल बनाना है। तो ये एक प्रकार का रिवीजन है, एक प्रकार का क्या है बोलिए, रिवीजन। और उससे संबंधित जितने भी एडिशनल पॉइंट हैं उन पॉइंट को हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला पेपर हम लोग ले रहे हैं 2003 का पीएससी का प्रीलिम्स का पेपर। किसका बोलिए, 2003 के पीएससी का प्री का पेपर है। किसका पेपर है बोलिए, प्री का पेपर। देखो क्लास में ना रिस्पॉन्ड किया करो, क्या किया करो, 2003 छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीलिम्स का पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। पहला सवाल देखो, ये इतिहास का सवाल है। किसका सवाल है बोलिए, इतिहास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का श्रेय आता है सर विलियम जोन्स को। किसको जानता है बोलिए, सर विलियम जोन्स को। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, ये सब जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई संस्थाएं थी। ये भारत के कल्चर के ऊपर जो किताबें या जो कंटेंट उपलब्ध था उनका लगभग वो ट्रांसलेशन कर रही थी इंग्लिश में। इसी दौरान चार्ल्स विल्किंस नाम के एक व्यक्ति ने, चार्ल्स विल्किंस नाम के एक व्यक्ति ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, ठीक। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। ये पहली भारतीय कोई किताब थी जिसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ था। चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में क्या किया था, अनुवाद किया था। ये पूछा हुआ सवाल है, वह कौन सी भारतीय किताब है जिसका पहली बार अंग्रेजी में क्या हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था, तो वो गीता है। और करने वाले व्यक्ति कौन है, चार्ल्स विल्किंस। जिस संस्था से वो जुड़े हुए थे उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके फाउंडर का नाम था विलियम जोन्स। और जिस वायसराय के समय इसकी स्थापना हुई उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय और क्या हुआ था, कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये सब जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बनाई गई संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। आंसर सब में लगा हुआ है, पर आंसर लगने से मतलब नहीं है। बात है कि उसके इर्द गिर्द क्या फैक्ट हम लोग बना सकते हैं जो हमारे एग्जाम में क्या है, काम आए, ये पर्पस है। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज सभी लोगों को, क्लियर है ना? तो पॉइंट लिखना चालू करो, लिखो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था ना वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। He was the first person to become the Governor General of Bengal। उसके पहले सारे के सारे लोग गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे होते थे, ठीक। तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के समय कुछ प्रसिद्ध संस्थाओं का जन्म हुआ या कुछ फेमस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई, जैसे कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सीजीपीएससी कम से कम 20 बार पूछा होगा, हु इज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर थे सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। इस संस्था के अधीन, अंडर दिस इंस्टीट्यूशन,
कई भारतीय ग्रंथों पर रिसर्च हुआ या कई भारतीय पुस्तकों पर रिसर्च हुआ और चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैं आपको जितना पॉइंट लिखा रहा हूं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस प्रकार गीता वह पहली किताब थी, इस प्रकार गीता वह पहली पुस्तक थी या भगवत गीता वह पहली किताब थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। साइड नोट बनाओ, ठीक। ये देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है, ठीक। और इसका जितना भी फंक्शन है, इसके पहले जो अनियंत्रित प्रकार की सरकार चल रही थी या अनियंत्रित प्रकार का सिस्टम भारत में चल रहा था, इसको नियंत्रित करने का प्रयास था। अब इस नियंत्रण के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। क्या बनाया बोलिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द फर्स्ट पर्सन हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was वॉरेन हेस्टिंग्स एंड वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। आगे चल करके इसको वेलेजली बेहतर डिफाइन करता है ट्रीटी ऑफ सबऑर्डिनेट अलायंस के तौर पे, पर वो जो बफर स्टेट का कंसेप्ट था उसी समय पे आ चुका था, ठीक। वॉरेन हेस्टिंग्स कई कारणों से फेमस है। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना होती है। वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ में अवध की बेगमों का एक डायलॉग होता है जिसमें ये अवध की बेगमों को बहुत ज्यादा बेइज्जत करता है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। और एक व्यक्ति था जिसकी हत्या का आरोप इसके ऊपर लगता है, ये भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी कौन था बोलिए? वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश संसद जितने भी प्रकार के अधिनियम भारत भेज रही थी, उसका अल्टीमेट उद्देश्य था कि वो ब्रिटिश कंपनी को भारतीय टेरिटरी में रेगुलेट करे। 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट आया। क्या आया बोलिए? पिट्स का इंडिया एक्ट। और पिट्स का जो इंडिया एक्ट था, ये इसका जो नियंत्रण था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कंपनी के ऊपर एक संसदीय बोर्ड होगा जो पूरी तरीके से कंपनी के लोगों को नियंत्रित करेगा। तो रिपोर्टिंग पूरी तरीके से चेंज होने वाली थी। उसके विरोध में जो है इस्तीफा देने वाला होता है कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन इस्तीफा दे देता है बोलिए? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1784 में अगर आपको पूछेगा पिट्स के इंडिया एक्ट के प्रोविजन के खिलाफ इस्तीफा देने वाला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? द आंसर विल बी आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इतना डायमेंशन जुड़ता है किससे? आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। तो सवाल ऐसे बनाए जाते हैं। सवाल का मतलब ये नहीं कि गोला पकड़े और मार दिए उसको, उसका डायमेंशन खोजो कि अगर वॉरेन हेस्टिंग्स तक मामला पहुंच रहा है तो कौन था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके लिए तुमको पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इससे एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। ऐसा पहला आदमी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय और क्या क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई? स्थापना हुई। कब हुई? 1774 में। और रेवेन्यू बोर्ड की क्या हुई? स्थापना। रेवेन्यू बोर्ड की क्या हुई? स्थापना। अब रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना के पीछे उद्देश्य ही यही था कि जो रेवेन्यू का हिसाब किताब कंपनी नहीं दे रही है, जब बोर्ड बनाना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। नियंत्रित का मतलब क्या था? सैनिक मामले, वित्तीय मामले, इन सब मामलों की जानकारी ब्रिटेन की संसद को होगी। इसको बोलिए ब्रिटेन की संसद को। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये सब स्ट्रक्चर है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, रेवेन्यू बोर्ड एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। अवध की बेगमों से बदतमीजी, अवध की बेगमों से दुर्व्यवहार के नाम से जाने जाना वाला कौन है? आपका
वॉरेन हेस्टिंग्स, और एक व्यापारी था या एक किसान था जिसकी हत्या का भी आरोप इसके ऊपर लगता है, नाम अभी भूल गया हूं मैं, ठीक। तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स को लेकर के लिखो, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स लिखो। 1770 लिखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले, मच्छर बहुत घुस रहा है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले 1770, वो लिक्विड ला करके यहां लगा दे और पीछे होगा तो लाके लगा दे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले बंगाल मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 3 गवर्नर थे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 3 गवर्नर थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस व्यवस्था के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने वाला पहला अधिकारी था। वॉरेन हेस्टिंग्स इस व्यवस्था के अंतर्गत गवर्नर जनरल बनने वाला पहला अधिकारी था। सब पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कई रिफॉर्म हुए, कई सुधार हुए। सुधार कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्रिटेन की संसद के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सुधार हुए। जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया। 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ। 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स जाने गए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स जाने गए। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स जाने गए। अवध की बेगमों से दुर्व्यवहार के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स जाने गए। अवध की बेगमों से दुर्व्यवहार के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स जाने गए। 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया, जिसमें लार्जर पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का प्रावधान था। जिसमें ग्रेटर या लार्जर पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का प्रावधान था, जिसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। जिसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। हो गया क्या इतना? ठीक, चलिए। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना करने का श्रेय डायरेक्टली जाता है विलियम जोन्स को, जिसके कार्यकाल में हुआ। उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। जेम्स प्रिंसेप कौन है? ये अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले, डिकोड करने वाले, डिसाइफर करने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। क्या नाम था बोलिए? ठीक, सत्याग्रह आश्रम। साबरमती नदी के किनारे जरूर था, लेकिन आश्रम का नाम साबरमती आश्रम नहीं था। क्या नाम था? सत्याग्रह आश्रम। तो आप लिख लीजिए, अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे गांधी जी के आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर बनाया गया या साबरमती नदी के किनारे बनाया गया गांधी जी के आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी के आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम।
पॉइंट बना बना के लिख रहा हूं ना, पैराग्राफ बना के मत लिखना है ना। ठीक, अगला सवाल देखिए। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? वो काशीराज पंडित था। पढ़ाया हूं क्लास में इसको। 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1526 में, बाबर वर्सेस। तुम लोगों को मैं इतिहास पढ़ा चुका हूं, तो बोलना है, क्या करना है? देखना नहीं है। पहला पानीपत का लड़ाई तुम लोग नहीं जानते हो किसके किसके बीच में हुआ, तो बोलो ना भाई। बाबर वर्सेस बोल रहा हूं तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। मैं जब एक एक पॉइंट को बता रहा हूं तो तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं बनता कि उसको तुमको बोलना है कि भूल गए हो। भूल चुके हो जी? है पहला पानीपत की लड़ाई भूल चुके हो क्या? दूसरा पानीपत की लड़ाई का ईयर बोलो। 1556, 1556 किसके किसके बीच हुआ है? अकबर वर्सेस हेमू। ठीक, उसके बाद 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, किसके किसके बीच? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ये तीनों पानीपत के युद्ध जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब तीसरा जो पानीपत का युद्ध था, इस समय सदाशिव भाऊ जो थे मराठा आर्मी को लीड कर रहे थे, और उनके साथ पेशवा का बेटा था, उनका नाम था विश्वास राव। क्या नाम था? विश्वास राव। विश्वास राव को गोली लगती है, वो हाथी से नीचे गिर जाते हैं, और उसके बाद युद्ध का स्थिति जो है वो क्या हो जाता है? सेकेंड हाफ ऑफ द वॉर में बदल जाता है। जबकि पहला हाफ जो था युद्ध का, इसमें मराठा डोमिनेंट पोजीशन में या विनिंग पोजीशन में चल रहे थे। ये सब जिक्र जो व्यक्ति लिखता है उसका नाम क्या था बोलिए? काशीराज पंडित। कौन लिखता है बोलिए? काशीराज पंडित। अच्छा, आपको पूछेगा कि पानीपत का जो मैदान है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? पानीपत का मैदान कौन सी नदी के किनारे है? यमुना। यमुना नदी है, उससे लगा हुआ पानीपत का क्या है? मैदान है। ठीक, तो पोजीशन ऐसी आ जाती है कि यमुना को क्रॉस करके भारत की तरफ आकर के खड़े हो जाता है अब्दाली, और यमुना के उस तरफ रहता है कौन? मराठा आर्मी। तो दोनों एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं इस युद्ध में, तो युद्ध को टाला जाना संभव भी नहीं था। ठीक, तो ध्यान रखें, काशीराज पंडित एक इतिहासकार जिसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखित जानकारी दी है, उनका नाम है काशीराज पंडित। ये कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, केवल सीजीपीएससी में पूछा गया। अद्भुत सवाल है, ऐसा एक एक सवाल सीजीपीएससी पता नहीं कहां से निकाल के ले आता है। ठीक, और आप नोट कर लेना, पानीपत का मैदान यमुना नदी के किनारे है। पानीपत का मैदान यमुना नदी के किनारे है। तो पहला सवाल हम लोग किए किसका? देखो, इतिहास का। दूसरा सवाल हम लोग किसका किए? इतिहास का। तीसरा सवाल हम लोग किसका किए? इतिहास का। चौथा सवाल हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का। चौथा सवाल किसका है बोलिए? ज्योग्राफी। सुमेलित करें, मैच मेकिंग है, जिस राज्य से जो संबंधित है। एक तरफ ट्राइब्स का नाम दिया है, दूसरा तरफ स्टेट का नाम दिया है। तो मोपला जो है ये केरल की जनजाति है। ठीक, मुरिया जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति है, टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, और मुंडा जो है ये उड़ीसा। उड़ीसा नहीं देता तो ऑप्शन होता झारखंड। उड़ीसा नहीं देता तो ऑप्शन क्या होता आपका? झारखंड। राउरकेला जाओगे तो वहां पर आपका झारखंड का इंपैक्ट रहता है, और वहां पर आपको मुंडा जनजाति मिल जाएगी। कहां पे? आपका उड़ीसा के राउरकेला में। कहां पे बोलिए? उड़ीसा का राउरकेला, सुंदरगढ़ वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको ये ट्राइब मिल जाएगा। कौन सा ट्राइब? आपका मुंडा ट्राइब। अब इसमें टोडा जनजाति के बारे में बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया हूं, ये एनवायरनमेंट से भी जुड़ता है। टोडा जनजाति तमिलनाडु या नीलगिरी माउंटेन से जुड़ा हुआ है। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तमिलनाडु की तरफ रहते हैं। बफेलो हर्डिंग करते हैं, मतलब बफेलो का पालन करते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और इनके छोटे आकार के अर्धचंद्राकार घर होते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो टोडा जनजाति का संबंध है नीलगिरी माउंटेन रेंज से, तमिलनाडु से। तमिलनाडु ये बता दिया आपको, यहाँ पर तमिलनाडु लिखा हुआ है। ठीक, वो अपने छोटे आकार के घर के लिए जाने जाते हैं, और भैंस पालने के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं बोलिए? तो ये वाला पार्ट आ गया ज्योग्राफी का। किसका आ गया बोलिए? ज्योग्राफी का। ठीक, ये क्वेश्चन किसका हो गया बोलिए? ज्योग्राफी। तो आप लिख लो, टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी माउंटेन रेंज से है। टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी माउंटेन रेंज से है। टोडा जनजाति
भैंस पालने के लिए जाने जाते हैं, भैंस पालने के लिए जाने जाते हैं। टोडा जनजाति भैंस पालने के लिए जाने जाते हैं। टोडा जनजाति के घर मकान अर्धचंद्राकार के छोटे मैदान होते हैं, अर्धचंद्राकार छोटे मैदान होते हैं, तो टोडा हट्स के नाम से जाने जाते हैं, टोडा हट्स के नाम से जाने जाते हैं। हो गया इतना। ये देखो आइसोबाथ्स का ना ये आंसर गलत है ना, ये जो लगा हुआ है, ये आइसोबाथ का मतलब ये होता है कि जैसे ये सी लेवल है और सी लेवल में ये एक गहराई का स्तर है, फिर ऐसा है, फिर ये एक गहराई का स्तर है, ऐसा है, ठीक। तो ये वाला जो कंटूर लाइन होगा ये इक्वल डेप्थ ऑन द सी बेड को मेजर करेगा। तो समुद्र के तल की समान गहराई वाले बिंदुओं का जो कंटूर होता है, इस कंटूर को बोला जाता है क्या, आपका आइसोबाथ। तो आइसोबाथ का उत्तर होना चाहिए समुद्र के तल पे इक्वल गहराई वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला लाइन को क्या बोला जाता है, आपका आइसोबाथ। तो गलत मार्किंग किया हुआ है, ठीक। तो आप लिख लीजिए आइसोबाथ लाइंस, आइसोबाथ लाइंस, आइसोबाथ लाइंस समुद्र की सतह पर समान गहराई वाले बिंदुओं को, समुद्र की सतह पर समान गहराई वाले बिंदुओं को आपस में जोड़ने वाले कंटूर को, कंटूर मतलब रेखा, आपस में जोड़ने वाले कंटूर को आइसोबाथ कहा जाता है। आपस में जोड़ने वाले कंटूर को आइसोबाथ लाइन या आइसोबाथ कहा जाता है। हो गया इतना, ठीक। आगे देखिए, इस भूमि को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि वह पानी बचाती है। यह कौन सी भूमि है, ठीक। तो ये काली मिट्टी से संबंधित होगा, ठीक। ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रॉपर्टी होता है कि इसके पार्टिकल्स बहुत क्या होते हैं, पास पास। तो पास होने के कारण इनका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होता है, हाई होता है। तो जल धारण क्षमता उच्च होती है, पानी को रोकने की क्षमता होने के कारण ये मिट्टी फूल जाती है, पानी को होल्ड करने के कारण क्या हो जाती है, फूल जाती है। जब पानी कम होता है तो इस मिट्टी में क्रैक्स पड़ जाते हैं, इसलिए इसको स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलिए, रेगुर सॉइल। और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलिए, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो आप लिखिए काली मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल, काली मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल में कृषि के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, में कृषि के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इस मिट्टी के कण पास पास होने के कारण यह पानी को रोक कर रखते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है। इस मिट्टी के कण पास पास होने के कारण यह पानी को रोक कर रखते हैं, पानी को रोक कर रखते हैं, और पानी को रोक कर रखने के कारण यह मिट्टी फूल जाती है। पानी को रोक कर रखने के कारण यह मिट्टी फूल जाती है। इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू और मालवा के पठार में, सारा डायमेंशन कवर कर दे रहा हूं, देखो एक सवाल से। डेक्कन प्लेटू और मालवा के पठार में ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है जो रबी फसल के लिए काफी उपयोगी है, जो रबी फसल के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है, जो रबी फसल के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है। हो गया इतना। चलो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या अब कितनी है, 33 है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या अब के हिसाब से 2011 के जनगणना के आधार पर देखोगे तो 30.6 है।
ठीक 30.6 है कि नहीं है? तो जो भी ऑप्शन आएगा 2001 की जनगणना के आधार पर ये पूछा होगा, क्योंकि 2003 का है। हम लोग चलेंगे किसके आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार पर देखोगे तो 30.6 है एग्जैक्टली। ठीक, और भारत में जनजातीय प्रतिशत याद रखना 8.6 है। कितना है बोलिए? 8.6। ठीक, जो जो छत्तीसगढ़ का बना पाएंगे उसको बनाएंगे, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा उसको छोड़ते चले जाएंगे, वो आप लोग अपने हिसाब से देखना। ये मैच मेकिंग है। हसदेव नदी के किनारे कोरबा शहर है, महानदी के किनारे राजिम है, इंद्रावती के किनारे जगदलपुर है, शिवनाथ के किनारे दुर्ग है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र का जो भी प्रतिशत आपको करंट में पढ़ाया गया होगा उसके आधार पर इसका डेटा लेना। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है? अब संजय गुरु घासीदास भी आ चुका है, पहले नहीं था, केवल इसमें ऑप्शन था इंद्रावती। ठीक, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य इनमें से कौन से हैं? ये ज्योग्राफी का सवाल है, तो बांग्लादेश को फटाक से बना लेते हैं। ठीक, और आपका राज्यों की सीमा बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया बंगाल। ठीक, तो आपको पता है कि त्रिपुरा और मिजोरम दोनों का सीमा लगा हुआ है। ठीक, यहां पर आओगे तो आपको यहां पर असम मिलेगा पहले, फिर यहां पर मिलेगा मेघालय, ठीक, फिर यहां पर मिलेगा असम, फिर यहां पर मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य हो गए। कौन कौन सा हो गया? त्रिपुरा हो गया, ठीक, और क्या हो गया? मिजोरम हो गया, ठीक, और क्या हो गया? आपका असम हो गया, और क्या हो गया? आपका मेघालय हो गया, और क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। मतलब कि ना तो सिक्किम होगा, ना तो अरुणाचल होगा, ना नागालैंड होगा, ना क्या होगा? मणिपुर होगा। मणिपुर में आज वो राष्ट्रपति शासन को हटा दिए है ना, और नया सीएम बना दिया है मणिपुर का। ध्यान रखना, करंट इवेंट है, तुम लोगों को पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल तो ठीक है, लेकिन क्या नागालैंड आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? मतलब नागालैंड देखते ही इसको क्या कर दो? कट कर दो। ठीक, नागालैंड फिर दे दिया है, कट कर दो। और लास्ट वाले में देखो नागालैंड फिर दिया है, कट कर दो। अब आ जाओ मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। एक स्टेट छोड़ा है इसने, ठीक, एक छोड़ दिया है आपका मिजोरम छोड़ दिया है। कौन सा छोड़ दिया है? मिजोरम। तो ठीक है, एक 5 में से 4 का ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन को नहीं लिया है। बाकी ऑप्शन में समझ में आया ना कैसे कैसे हटाए? समझ में आया ना भाई? नागालैंड की सीमा नहीं लग सकती तो उसको हटाओ, जहां जहां नागालैंड है उसको उड़ा दो, बचा हुआ आपका क्या है? आंसर है। ठीक, चलिए भारत के अंतर्गत द्वीप है 247, पहले पढ़ते थे, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कई तरीके से डिफाइन हो गया है, कहीं कहीं पे लैंड एक्सचेंज हो गया तो छोड़ दो। जो अणु शक्ति से, एटॉमिक एनर्जी से संबंधित नहीं है उस खनिज को पहचानिए। तो क्रोमियम नहीं है। क्रोमियम का जो यूज होता है, क्रोमियम वायर का, आपका जो जैसे स्टेनलेस स्टील बनाने के प्रोसेस में होता है, प्लस क्रोमियम का यूज जो होता है वो पुराने जमाने का जो हीटर हुआ था वो करता था, उसके हीटर के कॉइल में से क्या होता था? यूज होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट मोनोजाइट, थोरियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? आपका न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए क्या है? फ्यूल्स हैं। क्या है? फ्यूल्स हैं। तो मोनोजाइट रेत है, उसमें थोरियम क्या मिलता है? अयस्क मिलता है। कहाँ मिलेगा? केरल में। बेरिलियम एक खनिज है जिसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो क्रोमियम उत्तर नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4 को छोड़ दो, सब नॉमेनक्लेचर बदल चुका है, अब ये सवाल ऐसा नहीं आता। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, साइंस का क्वेश्चन आ गया। उसका कारण होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है बोलिए? सरफेस टेंशन। ठीक, सरफेस टेंशन की वजह से वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती हैं। ठीक, सरफेस टेंशन क्या होता है? क्या होता है सरफेस टेंशन? एक ऐसे पर्टिकुलर वो साइज देख के जिसमें ज्यादा बाहर मतलब सब जगह से इक्वल प्रेशर रहता है, उनको इसको सर्कुलर टाइप का पाथ लेती है। ठीक, बहुत सारा एप्लीकेशन है आपका सरफेस टेंशन का, जिसमें 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक वर्षा की बूंदों का क्या होना? गोल होना। दूसरा, जब कभी भी मच्छर का लार्वा रहता है वो पानी में फ्लोट करता रहता है, तो सरफेस टेंशन को घटाने के लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं? इम्प्यूरिटी। क्या डाल देते हैं? इम्प्यूरिटी। तो अगर आपको बोलेगा इम्प्यूरिटी डालने से सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन घट जाता है। ऐसा तनाव जो है सरफेस पे बना हुआ है, उस तनाव से एक प्रकार का चादर या शीट बना हुआ है जिसके ऊपर वो अंडे तैर रहे हैं मच्छर के।
इंप्योरिटी डालते ही क्या होता है, सरफेस टेंशन घटता है, तो ये तनाव आपस से एक दूसरे से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो वो जो सरफेस पे स्ट्रेंथ था जिसमें वो अंडा होल्ड कर रहा था, लार्वा होल्ड कर रहा था, वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। इसी प्रकार कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट का जो यूज करते हैं वो भी एप्लीकेशन है किसका, आपका सरफेस टेंशन का। तो लिखो सरफेस टेंशन से 3 प्रकार के सवाल आते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। सेकेंड एप्लीकेशन लिखो, सेकेंड एप्लीकेशन लिखो, जल की सतह पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं। जल की सतह पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं। जैसे ही उसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है, उस जल का मतलब उस वाटर बॉडी पर्टिकुलर का पृष्ठ तनाव घटता है, पृष्ठ तनाव घटता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है और अंडे डूब जाते हैं, और अंडे डूब जाते हैं। इसी प्रकार कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना भी सरफेस टेंशन का ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना भी सरफेस टेंशन का ही उदाहरण है। इसी प्रकार कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का यूज करना भी सरफेस टेंशन का एक उदाहरण है। हो गया इतना। ताप स्थायी, खाली स्थान को स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो ताप स्थायी मतलब टेम्परेचर को स्थिर बनाने का एक क्या होगा, युक्ति होगा। द आंसर विल बी टेम्परेचर। रक्त ए बी वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है तो ओ पॉजिटिव है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल क्या है बोलिए, डोनर। और ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल क्या होता है, एक्सेप्टर। तो किसी भी वर्ग से वो क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है। तो कोई भी वर्ग से क्या ले सकता है, वो ब्लड ले सकता है। ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन, इनमें से उत्तेजक कौन है। ठीक, उत्तेजक की कैटेगरी में क्या आता है, तो उत्तेजक की कैटेगरी में आता है टोबैको। क्या आता है बोलिए, टोबैको। ठीक। अब बाकी जो कैटेगरी दिया है वो क्या है, अल्कोहल को और अफीम को, इसको माना जाता है कि ये कहना चाहिए डिप्रेसिव है। क्या है ये बोलिए, डिप्रेसिव है। और मैरिजुआना जो होता है ये हेलुसिनेशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है बोलिए, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब जो नहीं है वो भी क्या होता है, दिखता है। ऐसे को बोला जाता है क्या करना बोलिए, हेलुसिनेशन। ये चारों जो है ये चारों नशा है, लेकिन ये चारों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। अल्कोहल और अफीम की प्रॉपर्टी होगी कि वो व्यक्ति के माइंड सेट को डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। ठीक। मैरिजुआना का मतलब होता है गांजा। इसकी प्रवृत्ति होगी कि व्यक्ति को वो दिखाएगा जो है ही नहीं। ठीक। और सिगरेट में भरा जाता है क्या, आपका तंबाकू। ये उत्तेजना का कार्य करता है। जब सिगरेट पीने से ना डोपामाइन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बोलिए, डोपामाइन। ठीक। ब्रेन में एक सिक्रेशन होता है जिसको क्या बोला जाता है, डोपामाइन। स्ट्रेस बस्टर के तौर पर लोग सिगरेट पीते हैं, उसका कारण है सिक्रेशन ऑफ डोपामाइन। जब भी आप टोबैको कंज्यूम करेंगे तो स्ट्रेस का जो सेंटर रहता है उस सेंटर को अटैक करता है डोपामाइन रिलीज करके टोबैको, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। ठीक। चलिए तो लिखो, अल्कोहल और अफीम को डिप्रेसिव माना गया है। अल्कोहल और अफीम को डिप्रेसिव माना गया है, मतलब किसी को सिडेट करना होगा तो हाई मात्रा में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक। दूसरा, मैरिजुआना या गांजा को हेलुसिनेशन क्रिएटिंग माना गया है या हेलुसिनेशन ड्रग माना गया है, हेलुसिनेशन। जबकि टोबैको को उत्तेजक माना गया है। टोबैको को उत्तेजक माना गया है। टोबैको यूज करने से डोपामाइन, DOPAMINE, पूछा हुआ सवाल है, स्ट्रेस बस्टर हार्मोन है, डोपामाइन सिक्रेट होता है। टोबैको यूज करने से डोपामाइन सिक्रेट होता है। हो गया इतना। चलो देखो सामने, सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, बृहस्पति।
अन्य क्या क्या दिए हैं, शुक्र दिया है, प्लूटो दिया है और शनि दिया है। तो शुक्र की प्रॉपर्टी क्या है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार और ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक। और दिया है सैटर्न, रिंग्स के लिए जाने जाने वाला। कितने रिंग्स है बोलेगा तो 3 रिंग्स है। कौन सा आपका, सैटर्न के, ठीक। और वो आउटर स्पेस में है। कौन से स्पेस में है बोलिए, आउटर, ठीक। इनर और आउटर, हाँ जोवियन, ठीक। लिखो फटाफट लिखो। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र को इवनिंग स्टार या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को इवनिंग स्टार या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सैटर्न अपने वलय के लिए, रिंग्स के लिए जाना जाता है। सैटर्न अपने वलय के लिए, रिंग्स के लिए जाना जाता है। इसके पास 3 रिंग्स हैं। और मार्स के 2 चंद्रमा हैं जिन्हें फोबोस और डिमोस कहा जाता है। मार्स के 2 चंद्रमा, 2 चंद्रमा का मतलब 2 उपग्रह हैं प्राकृतिक, जिन्हें फोबोस और डिमोस कहा जाता है। ये सब पूछा हुआ सवाल है पेपर में, जिन्हें फोबोस और डिमोस कहा जाता है, ठीक। अगला सवाल है टेक्नोलॉजी से, है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी या क्रायोजेनिक टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी जो -150 डिग्री के नीचे काम करे, ठीक, उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्या बोला जाता है बोलिए, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो स्पेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत लो टेम्परेचर में प्रोपुलेंट करके, दोनों को मिक्स करके ज्यादा थर्स्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। खास करके जियो का सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल GSLV का जो इंजन होता है, उस इंजन में जो फ्यूल मिक्सचर होता है, उस फ्यूल मिक्सचर के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो -273 डिग्री पे काम करती है, तब जाकर के वो दोनों मिक्स हो पाता है, ठीक। तो तब वहां पर उतना थर्स्ट मिलता है, कहां पर, आपका स्पेस में। तो GSLV में किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, द आंसर इज आपका क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। Apart from that, cryogenic technology is also used in bloodless surgery. ब्लडलेस सर्जरी होती है ब्रेन की। किसकी होती है बोलिए, ब्रेन। ब्रेन की नसें इतनी बारीक होती है कि अगर वहां पर ब्लड वाला सर्जरी होगा तो वहां पर विजिबिलिटी बहुत खराब हो जाएगी और बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं। इसलिए ऐसे नाइफ्स को यूज किया जाता है जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के लिए बिल्ड की जाती हैं, जिनके दोबारा ऑपरेट होने पर ब्लड नहीं बहता है। तो ब्लडलेस सर्जरी के लिए क्या यूज किया जाता है, बीटा नाइफ, अल्फा नाइफ, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो लिखो क्रायोजेनिक तकनीक, क्रायोजेनिक टेक्निक ऐसी तकनीक जो -150 डिग्री से कम पर काम करे, -150 डिग्री से नीचे काम करे, को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है, को क्रायोजेनिक तकनीक कहा जाता है। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन लिखिए। जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल GSLV के इंजन में, GSLV के इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्यूल के रूप में जब मिक्स किया जाता है तो यह -273 डिग्री पे किया जाता है। तो यह -273 डिग्री पे किया जाता है। तो यह -273 डिग्री पे किया जाता है। ऐसा करने से ही स्पेस में अधिक थर्स्ट प्राप्त होता है, THURST, थर्स्ट प्राप्त होता है। ऐसा करने से ही स्पेस में अधिक थर्स्ट प्राप्त होता है। फिर लिखिए नेक्स्ट, ब्लडलेस सर्जरी के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जैसे ब्रेन की सर्जरी। ब्लडलेस सर्जरी के लिए क्रायोजेनिक तकनीक यूज की जाती है, जैसे ब्रेन की सर्जरी।
ब्लडलेस सर्जरी के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जैसे ब्रेन सर्जरी। ठीक। व्हाट इज GSLV, व्हाट इज PSLV? आप लोगों को पढ़ाए होंगे, गौरव सर पढ़ाए होंगे ना? नहीं पढ़ाए? बोल दो। नाम भी नहीं जानते हो? सैटेलाइट होता है ना, उसको जो पहुंचाने वाला गाड़ी होता है उसको बोलते हैं व्हीकल। अब वो दो प्रकार का होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? कि अगर ये अर्थ है और इसका एक ऑर्बिट ऐसा बना लो, इसके बाहर बाहर, और इसको 3 हिस्से में बांट दो, नॉर्थ और साउथ पोल, तो जो इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए कम दूरी पर जो आपका किसी सैटेलाइट को स्थापित करेगा और पोलर एक्सिस में ये मूव करेगा, जिससे कि 1/3 कवरेज, 1/3 कवरेज एट अ टाइम होगा। ऐसा जब आपको सैटेलाइट चाहिए, इतनी यूटिलिटी का सैटेलाइट चाहिए, तब आप जो व्हीकल यूज करोगे, दैट व्हीकल इज नोन एज आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिस इज व्हीकल नॉट सैटेलाइट। इस व्हीकल से इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा। पर अगर मान लो कि मैं चाहता हूं कि इंडिया जैसे यहां पर है, तो इंडिया के कुछ जो पैरामीटर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन हो गया, टिड्डी दल का आक्रमण हो गया, खराब मौसम हो गया, इसकी जानकारी मेरे को 24 घंटा 7 दिन 12 महीना मिले, तो मेरे को एक ऐसा सैटेलाइट स्थापित करना पड़ेगा जो अर्थ में उसी जगह स्टेटिक रहे। जैसे जैसे अर्थ जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका मूवमेंट उस ऑब्जेक्ट के साथ में उसी तरीके से चले। तो ऐसा करने के लिए पृथ्वी के सरफेस से 36,000 किलोमीटर, कितना बोलिए, 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट पे सैटेलाइट को स्थापित करना पड़ता है। इस कक्षा को, इस ऑर्बिट को बोला जाता है जियोस्टैटिक ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? बोलिए, जियोस्टैटिक ऑर्बिट। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी उसके साथ वो घूमेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑर्बिट, वो जो सैटेलाइट है दैट इज स्टैटिक, दैट इज नॉट डायनामिक, दैट इज स्टैटिक। मतलब यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखने के जैसा है, तो वहां से इस ऑब्जेक्ट को, मतलब पृथ्वी को लगातार टेलीकास्ट देने का काम करेगा। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को क्या करोगे, आप स्थापित करोगे। जब आपको किसी सैटेलाइट का 24x7 जो है ट्रांसमिशन चाहिए, वो भी उस कक्षा में, ताकि एक पर्टिकुलर रीजन हो जिसका कि वो 24 घंटे आपको मॉनिटरिंग करके दे, तब आपको इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करना पड़ता है, जो कि पृथ्वी के एक्सिस से कितना किलोमीटर है? बोलिए, 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की दूरी, पोलर ऑर्बिट की दूरी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये दूरी बहुत ज्यादा है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के इंजन यूज करना पड़ता है और अपने व्हीकल को लगातार लाइट बनाना पड़ता है। तो कई खंड में इसको इंटीग्रेट किया जाता है कि 10 खंड में इसको इंटीग्रेट किए, जितना फ्यूल का जरूरत था उतना खत्म हुआ, वो टूट करके गिर जाता है, वो डेब्री बन जाता है। कहां? आपका स्पेस में, स्पेस डेब्री बन जाता है। तो वो प्रोपल्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है दैट इज नोन एज आपका जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसका नाम है जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। पर इस GSLV के व्हीकल के इंजन में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है दैट इज आपका क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, दैट इज आपका क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज PSLV? PSLV इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को क्या करती है? स्थापित करती है। व्हाट इज GSLV? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को क्या करती है? जाकर के स्थायी करती है। कहां पर है? कितनी दूरी पर है? 36,000 किलोमीटर की क्या है? दूरी पर है। ये पूछा हुआ सवाल है, यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि जियोस्टैटिक ऑर्बिट की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी के एक्सिस से कितना किलोमीटर दूर है? वो 36,000 किलोमीटर दूर है। ये कोई नहीं पढ़ाएगा ना, छत्तीसगढ़ में कोई इसको पढ़ा भी नहीं सकता, ये बात को ध्यान रखना। ये यूपीएससी का आया हुआ सवाल है, ये आपको सवाल पूछ सकता है, तो लिखो।
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, और ये दोनों ऑर्बिट बना लो, आप ऑर्बिट बना लो, लिखो किसी सैटेलाइट को की यूटिलिटी क्या है, किसी सैटेलाइट की यूटिलिटी क्या है, कितने समय का टेलीकास्ट चाहिए, इस आधार पर यह तय किया जाता है, इस आधार पर यह तय किया जाता है कि इसे पोलर ऑर्बिट में रखना है या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, इसे पोलर ऑर्बिट पर प्लेस करना है या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर प्लेस करना है, इसे पोलर ऑर्बिट पर प्लेस करना है या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर प्लेस करना है। जब कभी किसी सैटेलाइट से एक तिहाई ऐसा मत लिखो, जब कभी किसी सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है तो पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा एक समय पर कवर होता है, पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा एक समय पर कवर होता है, जबकि पृथ्वी के अक्ष से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी के अक्ष से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जहां प्लेस किए गए सैटेलाइट के द्वारा 24x7 24 घंटे 7 दिन टेलीकास्ट लिया जा सकता है। 24x7 सैटेलाइट का टेलीकास्ट लिया जा सकता है। यह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में ही रोटेट करता है, पृथ्वी के घूमने की दिशा में ही घूमता है और उसी गति से घूमता है, इसलिए इसे जियो स्टेशनरी कहा गया है, इसलिए इसे जियो स्टेशनरी कहा गया है। इस कक्षा में किसी सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए GSLV यूज किया जाता है। इस कक्षा में किसी सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए GSLV यूज किया जाता है, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है, हो गया इतना, कर लिया इतना। चलो आगे देखो, कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हैं और उसका यूटिलिटी पूछा है। ठीक, फेदोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर क्या करता है, अल्टीमीटर क्या करता है। तो अल्टीमीटर निकला है एल्टीट्यूड से, ऊंचाई का मापन करेगा एल्टीट्यूड, तो ऊंचाई का मापन कौन करेगा बोलिए, एल्टीमीटर। हाइग्रोमीटर जो है ये वायुमंडल में आर्द्रता का मतलब होता है मॉइस्चर, उसको मेजर करता है, तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है कौन, आपका बैरोमीटर। बच गया क्या आपका फेदोमीटर, तो फेदोमीटर के लिए बच गया समुद्र की गहराई। ये समुद्र की गहराई है, हम लोग वो जो पढ़े थे वो सेम डेप्थ का कंटूर लाइन था, ये गहराई की बात कर रहा है। गहराई मतलब अगर मेरे को समुद्र का ये तल मिल रहा है, ठीक, ऐसा तल मिल रहा है अनइवन प्रकार का, और मेरे को इस पॉइंट का गहराई चाहिए, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा दैट विल बी फेदोमीटर, तो लिखो फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, और एल्टीमीटर ऊंचाई का मापन करता है।
एल्टीमीटर ऊंचाई का मेजरमेंट करता है। हो गया इतना? चलो सामने देखो, माइका क्या है? माइका इंसुलेटर है। किसका किसका है? हीट का है एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। इसलिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में एज इंसुलेटर। तो माइका का सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि यह उष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक है। कुचालक मतलब बैड कंडक्टर नहीं होगा, इंसुलेटर है। क्या है बोलिए? इंसुलेट कर देता है। ठीक। अब माइका बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि माइका का टॉप प्रोड्यूसर है इंडिया, और इंडिया में पहले टॉप प्रोड्यूसर हुआ करता था झारखंड, अब कई समय से हो गया है आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो गया बोलिए? आंध्र प्रदेश। ठीक, क्लियर है इतना? ठीक, तो लिखो माइका जो विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक है, जो विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज इंसुलेटर। एज इंसुलेटर। माइका का टॉप प्रोड्यूसर अब आंध्र प्रदेश है। यहां नेल्लोर और खम्मम, नेल्लोर और खम्मम नामक साइट्स में माइका का प्रोडक्शन होता है। जबकि झारखंड का कोडरमा, झारखंड का कोडरमा लंबे समय तक एक प्रसिद्ध साइट रहा है। जबकि झारखंड का कोडरमा लंबे समय तक माइका का एक प्रसिद्ध साइट रहा है। माइका को हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। लिखिए, विश्व में माइका का सर्वाधिक प्रोडक्शन भारत करता है। विश्व में माइका का सर्वाधिक प्रोडक्शन भारत करता है, जबकि भारत में सर्वाधिक प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश करता है। सीजीपीएससी का आया हुआ सवाल है दोनों। जबकि भारत में सर्वाधिक प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश करता है। लंबे समय से झारखंड था, 2017 से आंध्र प्रदेश हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? ऐसा जब नंबर देगा तो सोच समझ के मारना, ठीक, हड़बड़ी मत करना। नवंबर का महीने को गिन लेना, नवंबर, दिसंबर, ठीक। तो नवंबर का महीना कौन सा हो गया? 11वां। तो 1/11/2000, 1/11/2000। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी। इसमें बच्चे लोग गलती से 1-10 मार के आ जाते हैं, ठीक। नवंबर के महीने को गिनना, कैसे गिनोगे? नवंबर लिखना और दिसंबर लिखना। दिसंबर कौन सा महीना है? 12वां। तो नवंबर कौन सा महीना होगा? 11वां। तो 1/11/2000। गलती क्या करते हैं बच्चे? गलती से क्या मार देते हैं? उनको लगता है 10वां महीने में छत्तीसगढ़ का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। 10वें महीने में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 11वां महीने में, ठीक। 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं? अब गरियाबंद है, तब रायपुर हुआ करता था। सन 2003 का पेपर है, तो उस समय रायपुर आपका धमतरी तो बन चुका था। गरियाबंद ये सब जो था एक कंबाइंड क्या था। इवन बलौदा बाजार जिला नहीं बना था उस समय पे। ये 2003 का पेपर है, तो उस समय गरियाबंद किसके अंतर्गत आएगा? आपका रायपुर। अब बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक। हीरे की खदान का नाम क्या है? देवभोग है ना। फिर साइट है बहुत सारा, टेम्पल क्षेत्र है ना, ऐसा क्या क्या नाम है ना। पार्लियामेंट में, सॉरी, इसका क्षेत्राधिकार नहीं है। फिजिकल क्षेत्राधिकार का बात कर रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का, हरियाणा के राज्यपाल का, तमिलनाडु के राज्यपाल का, या रिजर्व बैंक के गवर्नर का। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का कोई फिजिकल कार्य क्षेत्र नहीं होता। इसका काम होता है क्या? भारत सरकार की मौद्रिक नीति को डिजाइन करना, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। भारत सरकार की वित्तीय नीति के दो पक्ष होते हैं। लॉन्ग टर्म जो भी आप देख रहे हो बजट, इसको बोला जाता है राजकोषीय नीति,
और हर 3 महीने में एक जो आता है उसको बोला जाता है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजकोषीय नीति बनाने का काम करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है बोलिए? वित्त मंत्रालय। और केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे पर जो सुझाव देने का काम करता है वो करता है फाइनेंस कमीशन। वो कौन करता है बोलिए? फाइनेंस कमीशन। ठीक, तो आप लिखिए भारत सरकार की राजकोषीय नीति, भारत सरकार की राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी के दो पक्ष हैं, सॉरी, भारत सरकार की वित्तीय नीति लिखो। भारत सरकार की वित्तीय नीति के दो पक्ष हैं। भारत सरकार की वित्तीय नीति के दो पक्ष हैं। वित्तीय नीति मतलब होता है फिस्कल पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी लिखो, फिस्कल को हटाओ। ठीक, वित्तीय नीति के दो हिस्से होते हैं, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति को बोलते हैं हम फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति बनाता है वित्त मंत्रालय, जो हमको दिखता है बजट के रूप में। एक साल का हिसाब। मौद्रिक नीति को बोला जाता है खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट पॉलिसी। इसको डिजाइन करता है आरबीआई। आरबीआई का गवर्नर और अन्य 5 लोग मिलकर के एमपीसी करते हैं। प्रत्येक 3 माह में एक मौद्रिक नीति आती है। ठीक, तो राजकोषीय नीति बोलेगा तो बजट है, मौद्रिक नीति बोलेगा तो आरबीआई का गवर्नर, जो हर 3 महीने में रेट के बारे में बताता है कि बैंक रेट क्या होगा, ओपन मार्केट में कर्ज लेना कर्ज देने का क्या स्थिति रहेगा। वो डिसीजन कौन लेता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें कुल मिलाकर के 6 लोग होते हैं। एक इसका हेड कौन होता है? आपका गवर्नर ऑफ आरबीआई। कौन होता है बोलिए? गवर्नर ऑफ आरबीआई। मतलब साल में कितनी मौद्रिकता है। जब कभी भी सवाल पूछेगा राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के बीच राजस्व में बंटवारे पर सलाह देने का काम, तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय नहीं आएगा, क्या आएगा? आपका वित्त आयोग। जब कभी भी बोलेगा बजट बनाने का काम किसका रहता है, तो आंसर क्या आएगा? आपका वित्त मंत्रालय आएगा। ठीक, जब कभी भी प्रश्न पूछेगा ओपन मार्केट पॉलिसी कौन तय करता है, आंसर वो खुले बाजार में बैंक रेट्स को क्या करते हैं? चेंज करते हैं मार्केट में लिक्विड फ्लो को देख करके। मार्केट में लिक्विड फ्लो को और कंडीशन ऑफ मार्केट को देखते हुए, इन्फ्लेशन मार्केट है तो क्या करना है, अगर मान लो मार्केट में मंदी है तो क्या करना है, ये यहां से तय होता है। तो ये 3 चीजें जुड़ी हुई दिखती हैं, 2 जुड़ी हैं भी, ये तीसरा बिल्कुल भी इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। एक केवल नाम है क्या आपका? वित्त। इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वित्त आयोग को बिल्कुल अलग खांचे में रखना दिमाग में। वित्त मंत्रालय और आपका आरबीआई, ये दोनों भारत सरकार की वित्तीय नीति के क्या हैं? मतलब ये भी सवाल पूछ सकता है, भारत सरकार की वित्तीय नीति के अंतर्गत इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? एक देगा आपको राजकोषीय नीति, एक देगा आपका मौद्रिक नीति, एक देगा आपको वित्त आयोग। तो वित्त आयोग शामिल नहीं होगा, वित्त आयोग शामिल नहीं होगा। वित्त आयोग का कोई काम भारत सरकार की वित्तीय नीति से कोई लेना देना उसको नहीं है। उसका सिर्फ एक काम है, राष्ट्रपति को सलाह देना किसके किसके बीच बंटवारे के लिए, केंद्र और राज्य के बीच। तो इसको बना लो फटाफट। चलो, बन गया होगा ना? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? ऐसे में एक भी पेपर नहीं कर पाएंगे। चलो, हालांकि एक पेपर करें कि 10 पेपर करें से मायने नहीं रखता। हम एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं सवालों का, उसको देखो। समझ में आ रहा है ना? हम कैसे अप्रोच कर रहा हूं मैं, उसको देखो। आप अपने पढ़ाई का तरीका बिल्कुल वैसे ही रखना। ठीक, आपसे कोई सवाल नहीं छूटेगा। कोई पीएससी में दम नहीं कि उसके बाहर का सवाल वो बना दे। ठीक, तो इनमें से किसका क्षेत्राधिकार फिजिकल तौर पे नहीं है, तो आंसर होगा रिजर्व बैंक का गवर्नर का। अब करंट इवेंट क्या हो जाएगा कि अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है?
ठीक, शक्तिकांत दास है ना, कौन है, कौन है, चेंज हो गए, कौन है, हाँ ठीक, चेंज हो गए हैं। और अभी आएगा आपका ओपन मार्केट पॉलिसी में रेट्स बदलने वाले हैं, तो जो रेट आएगा उस रेट को आप नोट कर लेना। ठीक, चलिए, क्वार्टर अभी खत्म हुआ है दिसंबर वाला, जनवरी से नया क्वार्टर चालू हो चुका है। ठीक, तो अभी नया रेट्स आएगा। पार्लियामेंट संसद में किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी संसद की बैठक में कौन भाग ले सकता है? 2 लोग भाग ले सकते हैं, मंत्री भाग ले सकता है सरकार का और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनको बोलने का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 88। तो आंसर यहां पर होगा भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। इनको माना जाता है कि भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। मतलब वो प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इस प्रक्रिया को भी संसद की महाभियोग प्रक्रिया माना जाता है। बोला तो नहीं जाता, लेकिन क्या किया जाता है, माना जाता है। तो जजेस को हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की तरह एक कठिन प्रक्रिया है, क्लिष्ट प्रक्रिया है, जिसकी तुलना की जाती है महाभियोग से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल में से कौन से थे? आजाद भारत में कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे बोलिए? सी राजगोपालाचारी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया एक समाजवादी लेखक थे। लोहिया के समाजवाद पर जो राजनीतिक पार्टी बनी है उसका नाम है समाजवादी पार्टी। उसका नाम क्या है बोलिए? समाजवादी पार्टी। यूपी में है ना समाजवादी पार्टी, अखिलेश सिंह जानते हो? अखिलेश सिंह यादव मतलब अखिलेश यादव। ठीक, तो अखिलेश यादव वाली जो पार्टी है, उनके पिताजी मुलायम सिंह, उसके पहले और लोग, तो जिस फिलॉसफी पे ये पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, ये राम मनोहर लोहिया का समाजवाद था। ठीक, तो राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी थिंकर हुए जिनके राजनीतिक आदर्शों पर बना है सपा। सपा मतलब होता है समाजवादी पार्टी। और इन्होंने लिखा था गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखने वाले थे समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर समाजवादी पार्टी बनी है। राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर समाजवादी पार्टी बनी है। तो राम मनोहर लोहिया शब्द से ना 2-3 किताबें और हैं। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन का आंसर हो गया आपका राम मनोहर लोहिया। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड और इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताबें एक जैसे नाम की हैं। इंडिया डिवाइडेड लिखते हैं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि इंडिया विंस फ्रीडम लिखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री। 11 नवंबर को इनका जन्मदिन था। 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय एजुकेशन डे मनाते हैं। ये दोनों किताबों का नाम आप याद रख लेना, एग्जाम में पूछा हुआ है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हो गया इतना? चलिए, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रखता है? 6 माह तक। ये 75 का क्लॉज नंबर 5 बोलता है। ठीक, किसके कंटेक्स्ट में बोलता है? लोकसभा के कंटेक्स्ट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल क्वेश्चन है, उसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे। भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा, अनुशंसा का मतलब होता है रिकमेंडेशन, पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। द आंसर इज आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द आंसर इज आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत की हरित क्रांति से गहरा संबंध था डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, जाकिर हुसैन अब्बू खान की बकरी, डॉक्टर राधाकृष्णन, पहले वाइस प्रेसिडेंट जो क्या बने? प्रेसिडेंट बने।
भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन होते हैं बोलिए? कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं ये सबसे बड़े क्या होते हैं? अधिकारी। लिख लो, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। हो गया क्या? भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। एकदम याद हो गया होगा। अरे याद हुआ है कि नहीं हुआ है? कई बार टेस्ट में पूछा हूं ना, कई बार याद कराया हूं ना, तो बोला करो आंसर। वोरा समिति को छोड़ दो, पुरानी कमेटी के काम नहीं आएगी। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता था, ये भी काम नहीं आएगा। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करके काउंसिल होती थी एनडीसी, जो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करता था। अनुमोदित करना मतलब होता है रेटिफिकेशन। 6 अगस्त 1952 को बना था, ठीक। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने का काम करती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लिख लो, कभी कभी पूछ देता है। पंचवर्षीय योजनाएं जब बन जाती थी तो फाइनल अप्रूवल और रेटिफिकेशन करती थी एनडीसी, फाइनल अप्रूवल करती थी एनडीसी। एनडीसी का अर्थ है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। पूछता है एग्जाम में, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी, जिसकी स्थापना अभी डिस्कस किया हूं। निम्न में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो आंसर भी आपका वित्त आयोग। देखो, केंद्रीय वित्त मंत्रालय भी एक ऑप्शन है। बच्चा हल्का पढ़ के जाएगा तो उसको लगेगा मंत्रालय तो बड़ा होता है, इसको मार के आ जाएगा। आंसर क्या है इसका? वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? आपको एक ही 2 आर्टिकल याद रखने के लिए बोला था पार्ट 17 से, दैट वाज 350A। द आंसर इज आपका 350A। इसको याद रखना कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाए, ये प्रावधान दिया गया आर्टिकल 350A में। किसमें दिया गया बोलिए? आर्टिकल 350A में। ये छोड़ दो, करंट का है उस समय के। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है? तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो होता है वो पर्यावरण को नाश नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा आपका जैविक खेती। क्या हो जाएगा बोलिए? जैविक खेती। किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। आंसर आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ नहीं है। देश का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? वो मानना दो जो भी आंसर है। आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। लिया हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा नहीं कहा जाता, छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है। इसको ध्यान देना आप, ठीक। छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका शेप वैसा है, ठीक। कटोरा का मतलब होता है बाउल, ठीक। बाउल का मतलब क्या होता है? बाउल क्या रहेगा? बाउल का पेरिफेरी ऐसा रहेगा और उसका बेस ऐसा रहेगा। मतलब ये ऊंचा है, ये क्या है? नीचा है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। और उसके पेरिफेरी में क्या क्या है? चूरी मतिरंगा की पहाड़ी है, दंडकारण्य का पठार है, मैकल की पहाड़ी है। इधर जाओगे तो आपका अन्य कोई पहाड़ी है। ये सबका 600 से लेकर के 700 मीटर का ऊंचाई है। तो ये ऊंचा हो गया और मैदानी क्षेत्र क्या हो गया? नीचा हो गया। पेरिफेरी में क्या है? दीवार है। और ये जो नीचा वाला बेस है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र या महानदी का मैदान, इस कटोरे के बेस में क्या होता है? धान। तो इसलिए हो गया धान का कटोरा। इसलिए क्या हो गया बोलिए? धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ के मैदान के नॉर्थ में जाओगे तो आपको चूरी मतिरंगा की पहाड़ी पड़ेगी, पश्चिम में जाओगे तो मैकल का पहाड़ पड़ेगा, साउथ में जाओगे तो दंडकारण्य की पहाड़ी। इन सब के बीच में 300 मीटर की ऊंचाई का बेस है। तो दैट 300 मीटर में क्या होता है? धान होता है। और इसके सब तरफ जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो ऊंची पहाड़ियों का ऐसे जोड़ोगे तो बाउल का ये वाला सेक्शन बन गया। छत्तीसगढ़ के मैदान को देखोगे तो ये वाला सेक्शन बन गया। यहाँ पे क्या उगता है? ये जो स्ट्रक्चर है सबको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बाउल बनेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का
का, छत्तीसगढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। पूरे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा नहीं कहा जाता। और ये क्वेश्चन पूछा है क्या भारत का धान का कटोरा किसको बोला जाता है? आपका आंध्र प्रदेश को। ठीक। ओबेदुल्ला कप संबंधित है हॉकी से। ओबेदुल्ला कप इज रिलेटेड टू हॉकी। और हॉकी कौन कौन से कप जानते हो? अजलान शाह कप, ओबेदुल्ला कप रिलेटेड टू हॉकी। बोगी, टी एंड कैंडी, बोगी, टी एंड कैंडी आर द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू गोल्फ। बोगी इसमें एक ही दिया है, मैं आपको बाकी दो और बता रहा हूं। बोगी, टी एंड कैंडी आर द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द गेम गोल्फ। ठीक, ये सब पुराना सवाल है, ये नहीं है काम का। बाकी सब ये भी सब करंट का है, पुराना। ये एक स्टैटिक पूछ सकता है। विंबलडन में जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा। भारत की तरफ से विंबलडन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आंसर होगा आपका सानिया मिर्जा। आंसर होगा सानिया मिर्जा। ये मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का क्वेश्चन देखो उस समय आया हुआ है। ठीक, किसी महिला का परिचय देते हुए, तो ये सब आप बना रहे होगे मेरे हिसाब से, गणित बनाते हो ना। ठीक, किस संख्या का वर्ग 7396 है, किसका स्क्वायर 7396 है। भिन्न व्यक्ति को इंगित करिए। और मैंने आउट हो चुका है आपको, जैसे भाई है, मुची है, मिस्त्री है और लेखक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? लेखक। ऑड मैन आउट हो जाएगा। इस समय प्री में 75 सवाल आता था। कितना सवाल आता था? 75 क्वेश्चन। ठीक, और मेंस होता था ऑब्जेक्टिव। ठीक, यदि वीनस मरकरी से अधिक चमकदार है, मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है, तो इसको आपको ज्यादा कम करके सेट करना पड़ेगा और आ जाएगा। कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक, चलिए बनाते हो ना सवाल। घर जाकर के 1.5 घंटा कंप्यूटर और सवाल बोला हूं, वो सबके लिए है ना, सभी लोगों के लिए। वो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग हो गया, ये सब वही है। भारत के नाभिकीय कमान की बागडोर होती है प्रधानमंत्री के हाथों में। किसके हाथों में होती है? बोलिए, प्रधानमंत्री। द न्यूक्लियर कमांड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लिख लो, भारत के नाभिकीय कमान की बागडोर होती है भारत के प्रधानमंत्री के पास। NEA नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, NEA से आपका क्या आशय है? द आंसर इज नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। 2003 का बुकर प्राइज को जानने की जरूरत नहीं है, बाकी सब भी करंट का है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल शासक बनने पर, अब इतिहास वापस आ गया देखो, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम क्या रखा था? नहीं पढ़ाया हूं तुम लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरो बॉटल से निकाल के। जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? बाबर। तो बोलो ना, बाबर बोलने में शर्म आता है क्या? बोलो जोर से, बाबर। हाँ ठीक, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा क्या? बाबर। ठीक, जहांगीर का नाम था बुरुद्दीन, ऐसा लिखा था उस समय, ये मैडम लिखी है, फोन में पढ़ाता था उस समय का, उनका क्वेश्चन बैंक है ये। ठीक, तो एक नूरुद्दीन या बुरुद्दीन किसका नाम था? जहांगीर का। बहुत पहले ऐसा सवाल आता था, अब तो नहीं आएगा, लेकिन आप बाबर का नाम याद रखना, जहीरुद्दीन मोहम्मद। किसका नाम था? बाबर। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला इनमें से कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। कौन है बोलिए? अब इसमें जिनका जिनका नाम दिया है वो अपने आप में प्रथम कुछ न कुछ करने वाली महिला है। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित जो है, ये नेहरू जी की बहन थी, ये यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रथम राजदूत बनने वाली या विदेश में प्रथम राजदूत बनने वाली प्रथम महिला हुई। सरोजिनी नायडू इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी राज्य की प्रथम महिला गवर्नर बनी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है कौन? सुचेता कृपलानी। फातिमा बीबी ये जो है, ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने वाली पहली महिलाएं। तो ये सभी महिलाएं जो है प्रथम, इनमें कुछ ना कुछ है जिससे हमको सवाल मिल सकता है। तो लिख लो आप, भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में प्रथम राजदूत बनने वाली प्रथम महिला राजदूत बनने वाली प्रथम महिला राजदूत थी विजया लक्ष्मी पंडित।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू जी का एक तो फोटो आता है ना, सफेद बाल वाली एक औरत के साथ ऐसे गले लगे रहते हैं, देखो नेहरू कितना अय्याश था करके, वो बहन थी उनकी, वही थी विजय लक्ष्मी पंडित, सफेद सफेद बाल बनाई थी, वो बाल ही सफेद था। ठीक, चलो अगला देखो, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सॉरी प्रथम महिला गवर्नर, प्रथम महिला गवर्नर। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। फातिमा बी प्रथम महिला जज इन सुप्रीम कोर्ट, प्रथम महिला जज इन सुप्रीम कोर्ट। हो गया इतना। गुप्त वंश ने शासन किया कितने से कितने की अवधि में, तो 319 एडी से लेकर के 500 एडी। इसमें जितने ऑप्शन दिए उसमें सबसे सही आंसर है 319 से लेकर के 500 एडी। जबकि अभी व्यापम जो है वो 600 650 एडी तक के अननोन शासकों का नाम पूछा है। ठीक, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक, कब पढ़ा था? 1837 में। तो लिखो आप, अशोक के अभिलेखों को खोजने वाला था पेट्रेडिक पेंथेलर, पेट्रेडिक पेंथेलर, ये भी अंग्रेज था, ये सब काम अंग्रेज करके गए हैं, पेट्रेडिक पेंथेलर। जबकि इसको डिकोड करने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप 1837 में। इसको पढ़ने वाला या डिकोड करने वाला प्रथम व्यक्ति हुआ जेम्स प्रिंसेप इन द ईयर ऑफ 1837। जेम्स प्रिंसेप इन द ईयर ऑफ 1837। क्या इतना? इसके शासनकाल में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, आंसर इज आपका स्कंदगुप्त। इसने सक्सेसफुली सामना किया, डिफीट किया, तो भी आंसर आएगा आपका स्कंदगुप्त। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला का नाम था, एक का नाम है राखालदास बनर्जी, दूसरा का नाम है दयाराम साहनी। 1921 में एक्सकेवेशन शुरू हुआ, याद है क्लास? ठीक, 1921 में एक्सकेवेशन शुरू हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर का नाम था जॉन मार्शल। ठीक, राखालदास बनर्जी ने खोजा था मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी ने खोजा था हड़प्पा। हड़प्पा पहला खोजा गया शहर था जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक, और राखालदास बनर्जी ने एक बड़ा शहर खोजा जिसका नाम था, क्या था? मोहनजोदड़ो। तो नामकरण करने वाले, हड़प्पा के नाम से करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन मार्शल। तो हड़प्पा नामकरण करने वाले भी कौन थे? आपका जॉन मार्शल। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई चालू होती है 1921 में, ये ईयर पूछा हुआ है। डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? द आंसर इज आपका जॉन मार्शल। जिन दो भारतीयों के द्वारा वो खुदाई शुरू की गई, एक का नाम था दयाराम साहनी, एक का नाम था राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने पहले क्या खोजा? द आंसर इज आपका, दयाराम साहनी ने पहले क्या खोजा? हड़प्पा। राखालदास बनर्जी ने क्या खोजा? आपका मोहनजोदड़ो। क्लियर है इतना? कौन सा सुल्तान एक नया धर्म चलाना था पर धर्म गुरु उलेमाओं के विरोध के बाद उसने ऐसा नहीं किया? द आंसर इज आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर ए सानी कहता था। क्या कहता था? बोलिए, सिकंदर ए सानी। तो लिखो, अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर ए सानी कहता था और नया धर्म चलाना चाहता था, और नया धर्म चलाना चाहता था, पर धर्म गुरु अर्थात उलेमाओं के विरोध के बाद उसने यह विचार त्याग दिया। धर्म गुरु अर्थात उलेमाओं के विरोध के बाद या समझाने के बाद उसने यह विचार छोड़ दिया, उसने यह विचार छोड़ दिया। हो गया इतना? चलिए, मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में की गई थी। कब की गई थी? बोलिए, 1948। हिरोशिमा नागासाकी के बाद ये डिक्लेरेशन हुआ था 1948 में कि इस तरीके का नृशंस हत्याकांड नहीं करना चाहिए। ये छोड़ दो, करंट का है, ये कभी भी पूछ सकता है आपको, यूएनएससी से संबंधित है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 मेंबर जो होते हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 मेंबर जो हैं ये अस्थाई मेंबर होते हैं। 10 क्या होते हैं? बोलिए, अस्थाई मेंबर, जिनका टेन्योर 1-1 साल का होता है। ये 5 स्थायी मेंबर के पास होता है वीटो। क्या होता है? बोलिए, वीटो। जिसको चाहते हैं रख सकते हैं, जो निर्णय चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो टोटल यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल।
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 हैं, और एक एक साल के टर्म वाले अस्थायी मेंबर कितने रखे जाते हैं? 10। तो यूएनएससी का स्ट्रक्चर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन पेपर नया चालू कर लिया ना हम लोग, दिख रहा है ना आपको? ठीक, मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? 1948 में। यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का संरचना क्या है? 5 परमानेंट मेंबर और 5 जो है 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। ठीक, तो यूएनएससी को डेमोक्रेटिक करने का मूवमेंट चलता है कि यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर है उसमें भारत जैसे देशों को भी शामिल करो, पर वो लोग अंदर आने देते नहीं है। चाइना जो है वो वीटो कर देता है। तो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर कौन कौन है? लिखो, थोड़ा सा लिखो ना, पहले लिखो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर, P5 बोलते हैं इनको, ठीक, 5 परमानेंट मेंबर और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। P5 में लिखो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। लिखिए, इन सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। इन सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। इन सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। इससे कौन सा आर्थिक सहयोग संगठन नहीं है? सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन या नेटो? तो नेटो जो है ये सैनिक संगठन है। नेटो जो है क्या है बोलिए? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का कंट्रोल इसके ऊपर ज्यादा रहता है, तो ये सैनिक संगठन है। बाकी सब जो है आर्थिक क्षेत्रीय संगठन है। बाकी सब क्या है बोलिए? आर्थिक क्षेत्रीय संगठन। लिखिए, नेटो NATO एक सैनिक संगठन है, जबकि सार्क, आसियान SAARC ASEAN और यूरोपियन यूनियन आर्थिक संगठन है। यूरोपियन यूनियन आर्थिक संगठन है। ठीक, सांस की बीमारी, कोविड आया था, उसका जो शुरुआती लहजा शुरू हुआ था ये 2002-2008 इस दौर में जापान में, साउथ चाइना में ये सबसे पहले देखा गया सार्स के नाम से। किसके नाम से बोलिए? सार्स। कोविड का भी पूरा नाम है सार्स कोविड-19 करके है ना उसका पूरा का नाम। तो सार्स का मतलब है फेफड़ों में होने वाली बीमारी या फेफड़ों में होने वाला कंजम्पशन। तो अल्टीमेटली ये फेफड़े को जाकर के क्या करता है? हिट करता है। ठीक, चलिए, तो सार्स जो है इस बीमारी का पता सबसे पहले चला था साउथ चाइना में। लिखिए, सार्स श्वास संबंधी या फेफड़ों संबंधी बीमारी है जिसको जिसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था साउथ चाइना में। ठीक, हो गया इतना? चलिए, ये वाले को छोड़ दो, छठवां वाला छोड़ दो। अब आते हैं संविधान अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति के लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है। तो मैं आपको 330 याद कराया था, 332 याद कराया था और 334 के बाद 300 सीधा 35 याद कराया था। क्या याद कराया था? 335। तो लोकसभा में और विधानसभा में SC ST का आरक्षण आर्टिकल नंबर 330 और आर्टिकल नंबर 332। सो दिस इज द आंसर। आर्टिकल 335 क्या है? नौकरियों में SC ST का आरक्षण का प्रावधान। 338, 338A, 338B एंड 340 SC ST OBC कमीशन।
65th अमेंडमेंट के द्वारा SC ST कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन दोनों एक थे। 89th अमेंडमेंट के द्वारा SC को अलग किया गया, ST को अलग किया गया, और 102वां संशोधन 2018 के द्वारा OBC कमीशन को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो इसको 338A के बाद 338B में वो प्रावधान को क्या किया गया, एडजस्ट किया गया, ठीक। और 341 342 341 लिस्ट ऑफ SC, 342 लिस्ट ऑफ ST, but definition who is SC and who is ST it is given in article number 366 clause number 24 and clause number 25। पढ़ाया हूं ना 2 दिन पहले। चलिए, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची निम्न में से किस संबंध में बात करती है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक, राज्यों को राज्य सीटों का आवंटन, याद है ना। 1985 में संसद के द्वारा पारित दल बदल कानून को के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? द आंसर इज आपका 10वीं अनुसूची। द आंसर इज आपका 10वीं अनुसूची। प्राइम मिनिस्टर कौन? राजीव गांधी, ठीक। ये वाला अब रेलेवेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया। नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान 79 वाले संशोधन में था, उसको हटा दिया गया, ठीक। कोयले का उत्पादन अभी देख लेना, करंट के हिसाब से गौरव सर से बात कर लेना। निम्नलिखित में से किसका संबंध अंतरिक्ष यात्रा से है? किरण बेदी, कल्पना चावला, किरण खेर, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो आंसर है आपका कल्पना चावला। वैट का संबंध किससे है? कर है, वैल्यू एडेड टैक्स। किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट, ठीक। वैट किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट। CAS क्या है? तो CAS जो है ये आपका कैस्केडेड या सिस्टम तो है यार, टेलीफोन सुविधा से है या दूरदर्शन कार्यक्रम से कुछ संबंधित है, अभी याद नहीं आ रहा है। ट्राई का संबंध किससे है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, तो आंसर होगा टेलीफोन नियमन से। कब हुई थी बोलिए? 1997। तो लिखो TRAI, ट्राई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है 1997 में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसकी स्थापना की गई है 1997 में। सेबी की स्थापना कब की गई है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी 1988। सेबी की स्थापना कब की गई है? 1988। नाबार्ड की स्थापना 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982, ठीक। ये करंट वाला है, काम का हमारे नहीं है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक। ये वाला भी काम का नहीं है। मॉन्सेंटो और महैको, इसको पढ़ लेते हैं। अमेरिका की मॉन्सेंटो मल्टीनेशनल कंपनी हाल ही के वर्षों में किस कारण से भारत में विवाद में रही है? तो टर्मिनेटर बीज के कारण। किसके कारण बोलिए? टर्मिनेटर बीज। जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने वाली कंपनी का नाम है मॉन्सेंटो। क्या नाम है बोलिए? मॉन्सेंटो। मॉन्सेंटो महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के टर्मिनेटर बीज बनाती है, जिसका नाम, जिसको रखा जाता है BT कॉटन। तो BT उसमें जो था बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस करके बैक्टीरिया था, जो उसके खराब होने की प्रवृत्ति को कम करता था। खराब होने की प्रवृत्ति को क्या करता था? कम करता था। तो ये कई कारण से विवाद में आ गया। कौन सा? आपका टर्मिनेटर बीज, कि ये जेनेटिकली मॉडिफाई करके सिद्धांत 1940 में जंपिंग जीन सिद्धांत दिया। जंपिंग जीन सिद्धांत देने वाली थी बारबरा मैकलिंटॉफ। क्या नाम था उनका? नाम बारबरा मैकलिंटॉफ। इसका मतलब यह है कि हम जो मान के चलते हैं कि जेनेटिक पैटर्न एक जैसा होना चाहिए, कभी कभी जेनेटिक पैटर्न की कुछ स्पेलिंग मिस्टेक के कारण कई प्रकार के जेनेटिक बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे सिमलीपाल के ब्लैक टाइगर्स, ये एक प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक है। ये जंपिंग जीन का सिद्धांत है जो 1940 में दिया था बारबरा मैकलिंटॉफ ने। किसने दिया था बोलिए? तो उत्प्लावन जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बोलिए? बारबरा मैकलिंटॉफ। दिख रहा है आपको? पर इसमें 4 में जो 3 नाम दिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रेगर मेंडल का नाम दिया है। ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता। उन्होंने अनुवांशिकी के रिसर्च के लिए मटर के पौधे पे रिसर्च किया था, ठीक। गार्डन ट्री पे क्या किया था? रिसर्च किया था, ठीक। TS मॉर्गन छोड़ दो, बारबरा मैकलिंटॉफ ने जंपिंग जीन सिद्धांत किया। वॉटसन एंड क्रीक ने
डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को देने वाले कौन थे? आपका वॉटसन एंड क्रीक। तो अब 3 पॉइंट यहां पर नोट करो, लिखो। जंपिंग जीन सिद्धांत बारबरा मैकलिंटॉफ ने दिया, जंपिंग जीन सिद्धांत बारबरा मैकलिंटॉफ ने दिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे से जेनेटिक्स को समझाया, मटर के पौधे पर रिसर्च किए से जेनेटिक्स को समझाया। वॉटसन एंड क्रीक ने, मैं आपको जो लिखा रहा हूं ये सब एग्जाम में आता है, वॉटसन एंड क्रीक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझाया या बनाया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बताया। वॉटसन एंड क्रीक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बताया। एक नाम और लिखना है, फादर ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी वेरिस, फादर ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी वेरिस पूछता है, ये चारों को एकदम अच्छे से याद कर लेना। फादर ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी वेरिस। ठीक, तो आज हम लोगों ने बायो का भी क्वेश्चन किया, इतिहास का भी क्वेश्चन किया, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन किया, अर्थशास्त्र का भी किया, आपका पर्यावरण का भी क्या किया, क्वेश्चन किया। तो एक जो कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है आपको पीएससी प्रीलिम्स को निकालने के लिए, ये एक प्रकार का रिवीजन है। 9